हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इनकम टैक्स गुरुकुल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा बिल्कुल, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 के बारे में। देखो, कोई भी अगर कैपिटल एसेट उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाए, हम एग्जांपल बताएंगे कि कौन सा स्टॉक इन ट्रेड है, कैसा कैपिटल एसेट है सब। तो उसको किसी को इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, कोई भी स्टॉक इन उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आएगा आएगा कि नहीं आएगा, और कैसे उसको देखेंगे कोई भी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में। तो देखो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एसेट के स्टॉक इन ट्रेड करने की बात। जैसे जब कोई आदमी किसी जो कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन के अंदर सब कुछ आता है, उसका एच यू ऑफ फर्म कंपनी कोई भी इन कोई कैपिटल एसेट उसके पास है, उसको कन्वर्ट कर देता है किसी स्टॉक इन ट्रेड के लिए। तो कन्वर्ट करे या उसको ट्रीट करे स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो उसी टाइम पे कैपिटल गेन टैक्स अराइज होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कैपिटल गेन टैक्स अराइज होने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ तो एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, चलो ठीक है, कैपिटल एसेट तो है हमारा। फिर उसके बाद बात करते हैं कि उसको ट्रांसफर करना चाहिए। तो यहाँ पे एक कैपिटल एसेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको भी हम ट्रांसफर ही मान लिया जाएगा। तो कोई भी अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड बना दे तो उस टाइम पे इनकम अराइज होगी, और वो इनकम कौन से साल की होगी? इन द प्रीवियस ईयर, जहां पे ये स्टॉक इन ट्रेड को बेचा जाता है और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम। देखो, दो तरह से इनकम को हम चार्ज कर सकते हैं। या तो ये उस साल में होगी जब स्टॉक इन ट्रेड को हमने कैपिटल एसेट था ए, हमने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, अब उस टोकन इन ट्रेड को हमने बेच दिया, ना कि कन्वर्जन वाले में थे। या फिर अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम। कैसे कैसे होगी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो बिल्कुल हम सिर्फ इसी टॉपिक के साथ ही रखेंगे, जिसमें कन्वर्जन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट। अभी तक मैंने बता दिया कि कोई भी कैपिटल एसेट को हम कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो कब उस कौन से साल में कैपिटल गेन अराइज होगा और कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। फिर दोस्त आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऐसे होता है, मान लो कि आपके पास एक कैपिटल एसेट था बहुत साल, मान लो कि एक आपके पास रेजिडेंशियल हाउस है, आपके पास एक रेजिडेंशियल हाउस है जो उसका आपको एज ए कैपिटल एसेट है, बट आपने अब उसको कन्वर्ट करके स्टॉक इन ट्रेड, मतलब उनको बेचना शुरू कर दिया रेजिडेंशियल हाउसेस को। तो किस उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे होगी? किस दिन, जिस दिन आपने उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है कि जितने हमें हमें पैसा मिला, मान लो कि हमने 2010 में एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, वो था 5 लाख का, ठीक है। अब 2020 के अंदर हमने वो लैंड बेच को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, और स्टॉक इन ट्रेड में 2020 में कन्वर्ट करने के बाद 2022 के अंदर हमने क्या किया, उस स्टॉक इन ट्रेड को बेच दिया। तो अभी दोस्तों एक बात बताओ, 2010 में हमने 5 लाख में खरीदा था, 2020 में हमने कन्वर्ट किया, और 2022 में हमने जो स्टॉक इन ट्रेड था उसको बेच दिया। तो जो 2020, क्योंकि हमारा इनकम टैक्स तो ये बोलता है कि सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 की डेट ऑफ जब कन्वर्ट कर दिया या उसको ट्रीट करने लगा, तब भी आपके हाथ में कैपिटल गेन अराइज होगा। तो अब अराइज होगा तो कैपिटल गेन हमें पता है, उसको निकालने के लिए हमें कितने का बेचा, कितने का खरीदा, हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमें मालूम पड़ जाएगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा उसमें। इंडेक्सेशन बेनिफिट भी क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया तो हमने बेचा तो है ही नहीं, कन्वर्ट ही किया है, हमारे पास एसेट है ही, उसको ट्रीट करना शुरू किया, बेचा तो है ही नहीं अभी। तो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब बेचने की वैल्यू कितनी मानेंगे, ये कैसे मानेंगे? तो इसमें ये कहा है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू उस दिन, जैसे 2010 में आपने खरीदा था, 2020 में आपने कन्वर्ट किया, तो 2020 में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो हम डेट ऑफ कन्वर्जन मान लेंगे, वो हम डेट ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे उन डेट ऑफ कन्वर्जन को। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल लेके, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल लेके, एग्जांपल की हेल्प से हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, मान लो कि ए कोई आदमी है, उसने एक लैंड परचेज किया, प्लॉट परचेज किया। कब भाई उसने परचेज किया? 36/2015। तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? तो फाइनेंशियल हमें पता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक खत्म होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 के अंदर आ गया। और कितने का परचेज किया उसने? भाई 20 लाख का परचेज कर लिया, ठीक है। और वही उसने प्लॉट को, उसने कहा कि भाई ये मेरी एसेट थी, बट अब मैं इसको एसेट नहीं करूंगा, इस प्लॉट को मैं बेचना शुरू कर दूंगा। अब उसने उस एसेट प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड में कब किया भाई कन्वर्ट? फाइनेंशियल ईयर 1920 में, ठीक है।
तो हमें दो डेट पता चल गई। एक तो डेट पता चल गई कि 2015-16 में उसने परचेज किया था और 2019-20 के अंदर उसने उस प्लॉट को कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब कैपिटल गेन टैक्स अराइज होने का साल तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें कितने का खरीदा, कितने का बेचा, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें उसने कन्वर्ट ही किया है। तो कितने का खरीदा तो पता है 20 लाख का, बेचा कितने का, बेचा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो हमने अभी सेक्शन में पढ़ी। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 90 लाख। ठीक है, बाकी का क्या है, कन्वर्जन के बाद कब बेचा कब नहीं वो हम बाद में देखते हैं, अब तक एक बार इधर तक देते हैं। तो उसने क्या किया, 90 लाख का वो प्लॉट उस दिन कन्वर्जन है, उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो अभी हमें फेयर मार्केट वैल्यू हमें बताना है कि कैपिटल गेन टैक्स अराइज हो गया, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो फेयर मार्केट वैल्यू कितने की थी, 90 लाख की। मतलब कितने का हम मान लेंगे कि वो बिक गया है, बेचा नहीं है, कन्वर्ट नहीं हुआ, बेचा नहीं सिर्फ कन्वर्ट हुआ है, तो कितने का मान लेंगे कि वो 90 लाख का हो गया। अच्छा, खरीदा कितने का था, 20 लाख का। तो भाई कब खरीदा था, खरीदा था हमने 2015-16 में। ठीक है, 15-16 में खरीदा था। अब 20 लाख का हो गया, तो अब हमें इंडेक्सेशन देनी पड़ेगी। इंडेक्सेशन करने के लिए क्या होता है ना, जिस साल में टू कौन से साल में खरीदा था, 15-16 में, तो इंडेक्सेशन जो कांस्टेंट रहता है, इंडेक्सेशन का वैल्यू रहती है वो कितनी, 254, उसको डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साल से। हम जब सेक्शन 48 पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि इंडेक्सेशन क्या होता है, कैसे हम इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालते हैं। इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है, उस टाइम पे हमारी महंगाई की दर कुछ और थी, एक सीधी सीधी भाषा में बोले तो। अब वो महंगाई, क्योंकि हर बार वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। इवन आरबीआई ही 6% का इन्फ्लेशन तो मेंटेन करके रखता ही है हर साल। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने 20 लाख की खरीदी तो हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो जो 20 लाख है आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, इंडेक्सेशन करने के बाद आज के टाइम 22,75,590 रुपये की हो गई। ठीक है, 22 लाख इतने रुपए की हो गई। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो खरीदने की वैल्यू तो हो गई 22,75,000 और बेचने की वैल्यू कितनी है, 90 लाख। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया, 90 लाख में से अगर 22 लाख ही घटाएंगे तो प्रॉफिट कितने का आ गया भाई, 67 लाख का प्रॉफिट आ गया। 67,24,400 का प्रॉफिट आ गया। तो ये प्रॉफिट कौन से साल में आया, ये प्रॉफिट आया फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर। ठीक है, 1920 के अंदर हमें इतना प्रॉफिट आ गया। अब तो बात खत्म हो गई, नहीं। अब फिर उस भाई साहब ने क्या किया, ये जो प्लॉट कन्वर्ट करके 1,50,000 का उसने भाई साहब ने बेच दिया। क्या किया उसने, स्टॉक इन ट्रेड में तो कन्वर्ट कर दिया, बट उसने स्टॉक इन ट्रेड को भी 1,50,000 में बेच दिया। सॉरी, कब बेचा, 2021 में। चलो बेच दिया। अब तो आप बोलोगे कि सर हमने तो स्टॉक इन ट्रेड को बेचा है, ना कि हमने कैपिटल एसेट को। और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आपने बताया था कि स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट होता नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे कैपिटल गेन तो राइज नहीं होगा। चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, कैपिटल गेन तो राइज नहीं होगा, लेकिन बिजनेस इनकम तो राइज होगी कि नहीं उसकी, कि उसको बिजनेस तो किया है ना। अब स्टॉक इन ट्रेड को सेल करोगे तो बिजनेस इनकम राइज होगी। ठीक है, अब उसको कैसे निकालें, तो उसका निकालने के लिए यहाँ पे तो हमें सबको समझ में आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ कि कैसे हमने ये जो 67,24,410 का ये आएगा फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर। ठीक है, ये हमारा आ गया 18-19 के अंदर, सॉरी 1920 के अंदर ये आएगा 67 लाख इसका चार्जेबल, दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। अब बिजनेस इनकम की बात करते हैं। बिजनेस इनकम की बात करने के लिए तो हमने वो स्टॉक इन ट्रेड डेट 150 लाख का हमने बेच दिया। तो सेल कंसिडरेशन कन्वर्टेड फ्लोट की 1921 में सेल कंसिडरेशन कितने का बेचा हमने, वो बेचा हमने कितने का, 150 लाख रुपीज का। ठीक है, अब उसमें से कितने का खरीदा था, भाई खरीदा तो हमने 20 लाख का था। कौन से साल में, 15-16 में। और उसके हिसाब से तो हम टैक्स भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम अब 15-16 की वैल्यू नहीं लेंगे। तो कौन सी लेंगे वैल्यू, 15-16 की वैल्यू नहीं लेंगे। अब हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे जो हमने पहले भी ली थी। कब की, जिस साल में हमने उसको कन्वर्ट किया था। कन्वर्ट कौन से में किया था, कन्वर्ट तो हमने 1920 में किया था। ठीक है, 1920 में कन्वर्ट करने में हमने पहले निकाला कितने की वैल्यू निकली थी, 90 लाख रुपए की ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो बिजनेस इनकम कितनी हो गई, तो बिजनेस इनकम तो सिंपल हो गया कि 150 लाख का खरीदा और सॉरी बेच दिया, स्टॉक इन ट्रेड 90 लाख की जो फेयर मार्केट वैल्यू थी। तो टोटल बाद में कितने पे टैक्स देना पड़ेगा, 50 लाख रुपए पे। इसका मतलब ये हो गया
इस बंदे को कैपिटल गेन देना पड़ेगा 67,24,410 का, जबकि बिजनेस इनकम देनी पड़ेगी 50 लाख की। हम डेट ऑफ कन्वर्जन को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट ऑफ कन्वर्जन के बाद हमें फेयर मार्केट वैल्यूएशन के अंदर नॉर्मली दी हुई मिलेगी, उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट देके पहले हम कैपिटल गेन निकालेंगे। जब कोई एसेट कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टॉक इन ट्रेड को जब हम सेल करते हैं, जबकि स्टॉक इन ट्रेड को सेल करने से कैपिटल गेन टैक्स नहीं आता, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है उसमें स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता, इसलिए उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम हेड। बिजनेस हेड के अंदर इनकम आएगी। बिजनेस हेड में कितने का खरीदा था उसने, तो हम उसमें 20 लाख का नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ तक हम अपना कैपिटल गेन टैक्स निकाल चुके हैं। तो हम उसमें 90 लाख लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही लेंगे। और सेल कितने का हुआ? 150 लाख का, तो 150 लाख में से 90 लाख घटाएंगे, तो आंसर कितना आ गया? 50 लाख। दैट विल बी द बिजनेस इनकम। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ दोस्तों। आगे के चैप्टर में हम एक एक करके इसके सब सेक्शंस को पढ़ेंगे। आपको कोई भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।